बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL यानी मोहम्मद तस्लीम लंगा, खबरों, तबसरों और तज्जियों के साथ। आज हम जिस खबर से प्रोग्राम का आगाज करेंगे वो है सुप्रीम कोर्ट में एक इंट्रा कोर्ट अपील फौजी अदालतों का सिविलियन लोगों का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज हुई। अटॉर्नी जनरल से ज़ेर हिरासत अफराद के मुकदमात की तफसील मांग ली गई। ये 6 रुकनी जज बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस अमीनुद्दीन खान कर रहे हैं, जबकि बेंच में जो दूसरे जज साहिबान हैं उनमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत खान है। इस मौके पर रिटायर्ड जज जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील ने बेंच पर एतराज किया। उन्होंने कहा कि ये बेंच का साइज जो है ये कम है, इसे बड़ा बेंच होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 103 मुल्ज़मान हिरासत में हैं, उनके अहले खाना जो है अदालती कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं। अदालत अहले खाना को समाअत देखने की इजाज़त है। तो इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि कमरा अदालत भरा हुआ है, उन्हें कहाँ बिठाएंगे? अदालत आने पर एतराज़ नहीं, उनका मामला देख लेते हैं। 9 रुकनी बेंच बनाने की सदा पर जस्टिस ख्वाजा के वकील ने 9 रुकनी बेंच बनाने की जब इस्तदा की और कहा कि इस केस में यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि फैसले का दारोमदार बेंच की तश्कील पर था। ये सवाल बाकी नहीं रहना चाहिए कि 9 रुकनी बेंच होता तो फैसला मुख्तलिफ होता। ये इस इदारे पर अवाम के एतबार का मामला है। अदालत कमेटी को 9 रुकनी बेंच तश्कील देने का कहे। इस मौके पर केपी की हुकूमत ने अपीलें जो नज़रसानी की अपीलें थी इंट्रा कोर्ट की वो वापस लेने की सदा की, लेकिन ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। दरखास्त गुजार हैं उनके निजी वकला पर भी एतराज़ किया गया। फौजी अदालतों के खिलाफ दरखास्त गुजारों ने निजी वकला पर भी एतराज़ कर दिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सरकारी इदारों की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने 5 अपीलें दायर कर रखी हैं। बाद इदारों की जानिब से निजी वकला की खिदमात हासिल की गई हैं। अटॉर्नी जनरल खुद अपीलें दायर की हैं तो अवाम का पैसा निजी वकला पर क्यों खर्च कर रहे हैं? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि बेंच की तश्कील के लिए मुनासिब होगा कि मामला दोबारा जजिस कमेटी को भेजा जाए। पहले भी 9 रुकनी बेंच की तश्कील की सदा की थी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले 9 रुकनी बेंच बन जाता तो आज अपीलों पर समाअत मुमकिन न होती। इस मौके पर ज़ेर हिरासत अफराद के मुकदमात की तफसीलात तलब की। अदालत उज़्मा ने इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल ज़ेर हिरासत अफराद के मुकदमात की तफसीलात दाखिल करें। 103 अफराद में से कितने अफराद की बर्रियत बनती है, कितने लोग बेगुनाह हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सवाल किया कि क्या मुल्ज़मान में किसी की रिहाई हुई है या नहीं हो सकती है? तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अभी तक फैसले नहीं सुनाए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आपने कहा था कि कुछ केसेस बर्रियत के हैं, तो जो बर्रियत है जिनकी सजाएं मुकम्मल हो चुकी हैं उन्हें तो आप रिहा करें, उन्हें बरी करें, जान छोड़ें। बाकी जिनके मुकदमात हैं उनका दौरानिया सजा का दौरानिया सजा में तस्वुर होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तना की वजह से बर्रियत के फैसले नहीं हो सके। वकील सलमान अकरम राजा ने सदा की कि बर्रियत पर कोई हुक्म इम्तना नहीं होता, जो मुल्ज़मान बरी हो सकते हैं उनके फैसले सुनाने की इजाज़त दी जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस मौके पर कहा जो मुल्ज़मान बरी हो सकते हैं तो उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी जंग लड़ाई चलती रहेगी। असल मकसद ये है कि जो रिहा हो सकते हैं वो तो हो जाएं। इसके बाद समाअत जो है 28 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। इसमें जो अहम तरीन नुक्ता जिसमें हम गुफ्तगू करेंगे वो ये है, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी सजाएं जो उनका ज़ेर हिरासत दौरानिया है उससे कम अरसे की सजा बनती है, और कुछ लोग तो वाकई बरी हो जाएंगे। जो बरी हो जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा? अगर कोई बरी हो जाता है और इतना अरसा जेल में रहता है तो उसकी इस सजा का उससे जो जिसने गलत काम किया है, जिसने गलत उन्हें उठाया है, जिसने गलत उनके ऊपर सारी तमाम चीजें की हैं, उनसे उसका हर्जाना कैसे वसूल किया जाएगा? क्या कभी यह तय किया गया है कि अगर किसी को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा जाए, गैर कानूनी हिरासत हो जाएगी, तो क्या वो उसे कोई हर्जाना दिया जाएगा उस वक्त का जो उसने जेल की सलाखों के अंदर गुजारा? अब हम एक गुफ्तगू करेंगे कि हमारी जो अब मौजू है जिसमें सिविल अवार्ड्स परसों दिए गए हैं,
उसमें बहुत से लोगों को अच्छा, अब सिविल अवार्ड्स का पता भी नहीं चलता कि सिविल अवार्ड्स कब दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे। पहले, आज से कुछ बरस पहले तक एक रिवायत होती थी कि ये पूरे साल का सिस्टम होता था कि मुख्तलिफ इदारों से उनके फनकारों की तफसीलात मांगी जाती थी और लोग इदारे नॉमिनेट करते थे लोगों को, फिर वो कमेटियों में जाते थे, कमेटी फैसला करती थी और 14 अगस्त को उनके नामों का ऐलान कर दिया जाता था। हर साल 14 अगस्त को ऐलान किया जाता था और अगले 23 मार्च को लोगों को अवार्ड दिए जाते। इस मर्तबा तो कुछ अजीब ही कहानी नजर आई कि एक दिन पहले सरमद खोसट का नाम, जिनका नाम पहले था सिविल अवार्ड की लिस्ट में, उनका नाम निकाल दिया गया, उनकी जगह किसी और को दी। अब आईजी पंजाब को दिया गया। पता नहीं आईजी पंजाब ने ऐसा कौन सा तीर मारा है पंजाब में, उन्होंने पंजाब पुलिस को यूके की पुलिस बना दिया है। इतनी पोलाइट, इतनी नर्म, इतनी इज्जत करने वाली, इतना ख्याल करने वाली भारत, तो उन्हें ये दिया गया। अब जो हुकूमत बन गई हमारी फॉर्म 47 वाली, उसमें अब एक चीज, जो दो वाकयात कल हुए लाहौर में, जो हमारी इस इंतहा है, हमारी अखलाकी पस्ती की इंतहा जाहिर करते हैं। एक मलिक वहीद एमपी हैं लाहौर से, और एक उज़मा कारदार हैं जो जाहिर है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एमपीए हैं। मलिक वहीद काली शीशों वाली गाड़ी में जा रहे थे और उन्हें पुलिस ने रोका, और काली शीशों वाली गाड़ी में सफर करना जाहिर है कानूनन जुर्म है। उन्हें रोका तो सरेआम ना सिर्फ उनसे माफिया मंगवाई गई, मलिक वहीद साहब ने उनको ये धमकी दी कि अगर आप मुझे नहीं जानते, अगर आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन उनके लिए कोई अच्छा नहीं हुआ, उनको ट्रांसफर करके पुलिस लाइन में कहीं भेज दिया गया। दूसरी तरफ उज़मा कारदार एक क्लब में थी, क्लब में उनकी कोई चोरी हुई तो 4 खवातीन काम करने वाली थी, 4, उनको गिरफ्तार कराया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, उनके जिस तरह इस्तेहसाल किया जा सकता था वो किया गया। ये है हमारी अशराफिया जो इस मुल्क में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी करेगी। अल्लाह करम फरमाए अपना। फिर लाहौर, फैसलाबाद, धाती डोर से हलाकतों का सिलसिला जो है वो जब से चला है वो रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं हमारे आईजी पुलिस जो पंजाब हैं, जिन्हें डॉक्टर साहब उनको शायद यही धाती डोर पर ही कामयाबी से पाबंदी का इतलाक करवा लेते तो शायद उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज दिया जाना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं किया। लेकिन उससे मरने के, कत्ल होने वाले, वो तो सीधे सीधे कत्ल है कि धाती डोर से गला कटने से लोग मर जाते हैं, और ये सैकड़ों वाकयात हो चुके हैं और कोई पूछने वाला नहीं। आज तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब फैसलाबाद में गई हैं एक नौजवान के घर जो इसी तरह जा बहक हुआ, लेकिन इसकी रोकथाम कैसे होगी? क्या इसका कोई तरीकाकार है? नहीं है। तो ये सोचना सबसे पहले हमारे लिए अहम है कि हम कैसे इससे अमवात को बचा सकते हैं। उसके बाद हम अगर देखें ईसीसी की जो कमेटी है, गुज़िश्ता रोज उसमें फिर तब्दीली आई। चेयरमैन वजीर आजम थे उसके, तो हटाकर उन्हें अब उसकी जिम्मेदारी चेयरमैनशिप की ईसीसी की वजीर खजाना को दे दी। वजीर खजाना यकीनन बाहर के आदमी हैं, इन्वेडर हैं, उनके बारे में तो हम कई मरतबा कह चुके हैं कि वो इन्वेडर हैं, और गुज़िश्ता कल भी हमने कहा था कि वो वाहिद पाकिस्तान, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वजीर हैं जिन्होंने वजारत उठाने के बाद, हलफ उठाने के बाद पाकिस्तान की नेशनलिटी हासिल की है। पाकिस्तान के वजीर जरूर हैं लेकिन पाकिस्तान के नेशनल नहीं थे। अब उन्हें दोबारा बना दिया गया। अब वो जिनके नुमाइंदे हैं वही उनके लिए काम करवा रहे हैं। पहले उनको हटाया गया था और अब उनको दोबारा उस कमेटी का चेयरमैन बनवा दिया गया। गुज़िश्ता रोज हम बात कर रहे थे रेडियो पाकिस्तान की तबाही की कहानी की। अनवर महमूद साहब के दौर में जो एफएम ट्रांसमीटर लगना शुरू हुए, वैसे तो पुराने थे हमारे एफएम ट्रांसमीटर, लेकिन अनवर महमूद साहब के दौर में ये 106.2 के नाम से शायद चले थे, और फिर उनको 98 में 1 अक्टूबर से अनवर महमूद साहब ने उनको बाकायदा 1 अक्टूबर 1998 को उन्होंने FM 101 के नाम से एक चैनल शुरू किया और नेटवर्क शुरू किया, जो पाकिस्तान का एक बहुत ही पॉपुलर, इस वक्त तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा FM नेटवर्क है। अनवर महमूद साहब ने सेल्स को बेहतर बनाने की कोशिश की, अनवर महमूद साहब ने मार्केटिंग को बेहतर बनाने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिश की। जब उन्होंने ये काम शुरू किया
तो अंदर से एक रेजिस्टेंस शुरू हुई जो सेल्स को बढ़ाने में भी रुकावट पैदा कर रही थी, ब्रॉडकास्ट की क्वालिटी को बेहतर करने में भी रुकावट पैदा कर रही थी, और इस तरह जो काम अनवर महमूद साहब की जानिब से किए जाते थे वो उनकी मुखालफत करते थे, जिस पर वो तंग आ गए और उन्होंने तंग आकर जो रेडियो पाकिस्तान का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसकी तश्कील 9 करा दी और पार्लियामेंट से पास करा लिया। पहले रेडियो पाकिस्तान के 4-5 डायरेक्टर जो फाइनेंस, इंजीनियरिंग, प्रोग्राम, ये तमाम न्यूज़ और एडमिनिस्ट्रेशन, ये 5 डायरेक्टर होते थे और एक डायरेक्टर जनरल होते थे, ये पूरा बोर्ड था। लेकिन उन्होंने इस बोर्ड को चेंज करके उसमें ISPR, फॉरेन मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, उसमें कॉमर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री और चारों सूबों के नुमाइंदे, इस तरह करके उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दिया, जिसका असर नहीं होता था, रसूख नहीं होता था लोगों का। उस चीज की वजह से ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंडिपेंडेंटली काम करता था, लेकिन उसकी वजह से रेडियो पाकिस्तान के मसाइल भी बढ़ना शुरू हुए। अब ये मसाइल कैसे बढ़े, उसके बाद उनमें इजाफा कैसे हुआ, इस पर हम गुफ्तगू अपने आइंदा प्रोग्राम में करेंगे। आज इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।